नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर सीरीज में आज जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और समझेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, कॉइल या सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के नियम क्या हैं। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्सेज और टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड ईएमएफ के इफेक्ट्स किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स रखते हैं। इन्हें कुछ परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन से कारक एक विद्युत चुंबक की पोलैरिटी ध्रुवता या विद्युत चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पहला विकल्प है कुंडली के फेरों का विन्यास। तो यहाँ इस चित्र में कुंडली जो कुंडलन रखती हैं, उन कुंडलन के विन्यास में जब धारा प्रवाहित होती है तो सीधे हाथ का जो हथेली नियम है वो कहता है कि अगर अंगुलियों को कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा में मोड़ा जाता है तो सीधे हाथ का अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अगर इस कुंडली में फेरों का विन्यास उल्टा कर दिया जाता तो उसी धारा की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली जा सकती थी। तो पहला विकल्प कुंडली में फेरों का विन्यास विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, सही विकल्प है। लेकिन अन्य विकल्प भी पढ़ें। डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा, अगर यहाँ धारा की दिशा को उल्टा कर देते तो हमें अंगुलियों के मुड़ाव को सीधे हाथ के हथेली नियम में उल्टा करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी मिलती। तो कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा कुंडली में फेरों के विन्यास के साथ चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करती है। पहले दोनों विकल्प सही हैं। जो कुंडली में धारा का मान है वो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को सीधे प्रभावित करता है। धारा के मान को दुगना करने पे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रताओं के मान दुगने हो जाएंगे। तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ परस्पर समानुपाती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का धारा के मान से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ अगर डी विकल्प देखा जाए जो कहता है कि ए और बी दोनों सही हैं, वो उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। तो एक विद्युत चुंबक जो किसी कुंडली में धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सीधे हाथ के हथेली नियम से अंगुलियों के धारा के दिशा में मोड़ने पर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, द्वारा दी जाती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडलियों में फेरों के विन्यास और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न विषय समझ को जांचने वाला एक बहुत प्रचलित प्रश्न प्रारूप है, जिसमें किसी चुंबकीय राशि और उसके मात्रक में मिलान के बारे में पूछा जाता है। तो हमारी एक राशि चुंबकीय वाहक बल है। ये चुंबकीय परिपथ में वो शक्ति है जो परिपथ में चुंबकीय धारा, चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन करती है। और किसी कुंडलित संरचना में फेरों की संख्या और उसमें प्रवाहित धारा का गुणनफल चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। इसकी इकाई एम्पियर टर्न्स, एम्पियर फेरे हैं। ये एक सही मिलान हो गया है। पहला ऑप्शन सही चुंबकीय राशि और मात्रक मिलान बता रहा है। हमारी दूसरी चुंबकीय राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में समान अनुपात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का उत्पादन करती है या किसी लोह पदार्थ में चुंबकन उत्पन्न करती है। और इसकी इकाई एम्पियर प्रति मीटर। वस्तुतः चुंबकीय वाहक बल प्रति एकांक लंबाई जो मान रखता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। फिर एक संख्या है और एकांक लंबाई में चुंबकीय वाहक बल को हम एम्पियर प्रति मीटर कह सकते हैं। तो ये दूसरा भी एक सही मिलान है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर प्रति मीटर मात्रक में नापी जाती है। चुंबकीय परिपथ की धारा को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे वेबर में नापा जाता है। एकांक लंबकाट क्षेत्रफल से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और इसकी इकाई वेबर प्रति वर्ग मीटर हो गई है। और वेबर प्रति वर्ग मीटर को हम आधुनिक एसआई इकाई में टेस्ला भी कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसे हम कैपिटल बी लेटर से इंकित करते हैं, उसकी इकाई टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर हो गई है। ये तीसरा भी एक सही मिलान हो गया है। तो यहाँ तीनों विकल्प सही हैं। तो हमारा उत्तर चॉइस डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी चुंबकीय राशि और मात्रक में सही मिलान है। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक एम्पियर टर्न है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एम्पियर प्रति मीटर में नापी जाती है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर में नापा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न, एक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो अगर एक ही अक्ष पर एक जैसे फेरे थोड़े थोड़े अक्षीय विस्थापन के साथ इस तरह से बांधे जाएं तो इस संरचना को एक परिनालिका कहते हैं। और एक परिनालिका और एक कुंडली दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए एक जैसा दाहिने हाथ का हथेली नियम, राइट हैंड पॉम रूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कहता है कि अगर सीधे हाथ
हाथ की अंगुलियों को कुंडली के फेरों के विन्यास में जिस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है उसी अनुरूप अगर मोड़ लेते हैं तो कुंडली तल के लंबवत ये जो अंगूठे की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दाहिने हाथ के हथेली नियम अनुसार कुंडली में धारा की दिशा के अनुरूप अगर सीधे हाथ की अंगुलियों को मोड़ दिया जाए तो जो कुंडली के तल के लंबवत अंगूठे की दिशा है वो कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो एक कुंडली या परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए राइट हैंड पाम रूल, सीधे हाथ दाहिने हाथ का हथेली नियम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे विकल्पों की पहचान कर लेते हैं। कॉर्कस्क्रू नियम को मैक्सवेल के दाहिने हाथ का कॉर्कस्क्रू नियम कहते हैं और यह एक सीधे धारावाही चालक के चारों तरफ जो सकेंद्रीय वृत्तों में चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी दिशा ज्ञात करने के काम आता है। इस नियम के अनुसार अगर सीधे हाथ से एक स्क्रू को किसी कॉर्क में धारा की दिशा में बढ़ाना हो तो उसे जिस दिशा में घुमाना होता है वो घूमने की दिशा स्क्रू की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। हम एक सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र को कॉर्कस्क्रू नियम की बजाय मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सवेल के सीधे हाथ का अंगूठा नियम कहता है कि अगर एक धारावाही चालक को सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ा जावे कि अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में रहे तो चालक के चारों तरफ अंगुलियों के मुड़ने की दिशा धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। एक बहुत सुंदर बात समझी जा सकती है, सीधे हाथ का अंगूठा नियम और सीधे हाथ का हथेली नियम दोनों का व्यवहार एक जैसा है। एक सीधा अंगूठा है, एक मुड़ी हुई अंगुली है। अगर धारा सीधे चालक में सीधी है तो अंगूठा धारा की दिशा में है और मुड़ी हुई अंगुलियां सीधे चालक के चारों तरफ सेकेंद्रीय वृत्तों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। वहीं अगर एक कुंडली या परिनालिका में धारा मुड़ी हुई है तो अंगुलियां धारा की दिशा में मोड़ी गई है और सीधे हाथ का सीधा अंगूठा कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। तो हम कह सकते हैं अंगूठा सीधा और अंगुलियां मुड़ी हुई। अगर धारा सीधी है तो अंगूठा धारा है और अगर चुंबकीय क्षेत्र तल के अभिलंब सीधा है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है और ये मोटर सिद्धांत में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का वो मोटर सिद्धांत धारावाही चालक पे चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। वहीं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के काम आता है। अगर कोई चालक या कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाली जाती है। तो यहाँ परिनालिका या कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए हम दाहिने हाथ का हथेली नियम का इस्तेमाल करेंगे और अगर यही सीधा चालक होता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम या मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से निकाली जा सकती थी। हमारा अगला प्रश्न है, अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को परिवर्तित किया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का परिवर्तन हमेशा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिवर्तन से पीछे रहते हुए होता है। ये घटनाक्रम किसको परिभाषित करता है? लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन संरचना होती है और जब इस तरह के लोह चुंबकीय पदार्थ में विद्युत उत्तेजन प्रत्यावर्ती धारा से किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा किसी कुंडली के फेरों में प्रवाहित होकर जो प्रत्येकांक चुंबकीय क्षेत्र लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनाती है वो तीव्रता धारा के समानुपाती बढ़ती है। और अगर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को कभी भी पूर्व में चुंबकित नहीं किया गया है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जब धारा के साथ बढ़ाते हैं तो शुरू में डोमेन चुंबकित होकर चुंबकीय प्रेरण को समान अनुपात में रेखीय अनुपात में तेजी से बढ़ाती है। बाद में डोमेन संरचनाओं में संतरता की प्रवृत्ति आने पर H के बढ़ने पर भी चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि नहीं होती और इसे हम संतृप्तता कहते हैं। धारा के मान में कमी आने पर जब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कम होती है तो चुंबकीय प्रेरण पूर्ववत न बदलकर पिछड़कर बदलता है और H का मान शून्य होने पर भी B के मान में कुछ जो कमी चुंबकीय प्रेरण में बची रहती है उसे हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। और इस अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र को विपरीत दिशा की धारा से जब विपरीत दिशा में बनाते हैं तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होकर उल्टी दिशा में भी तेजी से बढ़ के संतृप्तता प्राप्त कर लेता है। और इस साइक्लिक वेरिएशन में जब उल्टी दिशा की धारा शून्य होती है तो चुंबकीय प्रेरण उल्टी दिशा में अवशिष्ट चुंबकत्व बनाकर रखता है क्योंकि डोमेन दूसरी दिशाओं में स्वयं का अनुदिशन कुछ बरकरार रखती है। और अगले चक्र में जब इसी तरह के दोहरान होते हैं तो यहाँ लाल वक्र की जैसे एक क्षैतिज पाश बनता है जिसमें H के एक मान पे B के दो मान है। H बढ़ते समय B कम मान रखती है और H के घटते समय B का मान अधिक होता है और हम कहते हैं कि H के परिवर्तन की तुलना में B के परिवर्तन पिछड़कर होते हैं।
ग्रीक भाषा में पिछड़ने को हिस्टेरेसिस और हिंदी में शैथिल्य कहते हैं, और इस गुण को शैथिल्य प्रवृत्ति और इस पाश को शैथिल्य पाश कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में प्रत्यावर्ती धारा उत्तेजन के दौरान जो चक्रीय BH वक्र बनता है, उस वक्र में यहाँ X से इंकित ये अंतराल क्या बताता है। शैथिल्य पाश में धारा के वृद्धि के साथ जब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ती है तो संतृप्तता आ जाती है, और संतृप्त अवस्था में H में वृद्धि करने पर भी चुंबकीय प्रेरण B में वृद्धि बंद हो जाती है, और इस प्रवृत्ति को हम संतृप्तता कहते हैं। एक संतृप्त अवस्था के बाद जब धारा उत्तेजन घटता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता घटती है, तो H का मान शून्य करने पर भी B शून्य नहीं रहती, क्योंकि कुछ पूर्व दिशा में डोमेन के अनुदिशन से अवशिष्ट चुंबकत्व प्रभाव पदार्थ प्रदर्शित करता है, और इसे हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व की स्थिति कहते हैं। इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए उल्टी दिशा के धारा उत्तेजन से जो न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र हमें उल्टा लगाना पड़ता है, जो जबरदस्ती निग्रह तरीके से अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म कर देता है, उसे हम निग्रह बल या कोरेसिटिविटी कहते हैं। और ये जो X अंतराल है वो निग्राहिता या निग्रह बल है, जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए उल्टी दिशा में लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। अन्य विकल्पों पे देखें तो यहाँ ये जो बिंदु है वो संतृप्त बिंदु कहलाते हैं, जहां H का मान बढ़ाने पर भी B के मान में वृद्धियां बंद हो जाती हैं, और अवशिष्ट चुंबकत्व किसी एक दिशा के संतृप्तता के बाद चुंबकीय क्षेत्र को खत्म करने के बाद जो चुंबकीय प्रेरण पदार्थ में बचा रहता है उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, और ये दोनों दिशाओं में बराबर मान का होता है। प्रत्यावर्ती धारा उत्तेजन में काम करने वाले विद्युत उपकरणों में चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बीच में जो शैथिल्य हिस्टेरेसिस वक्र बनता है, H के एक मान पे B के दो मान को प्रदर्शित करने वाला बंद पाश, वो जो आकृति है वो क्या दर्शाती है। तो ये जो B और H के बीच में पाश बनता है, उस पाश में अवशिष्ट चुंबकत्व का मान या निग्रह बल के क्या मान है, या इस पाश का जो आंतरिक क्षेत्रफल है वो कितना मान रखता है, वो पदार्थ के चुंबकीय गुणों को इंकित करते हैं। पाश का जो आंतरिक क्षेत्रफल है वो चक्रीय उत्तेजन में प्रति चक्र प्रति एकांक आयतन वो विद्युत स्रोत की ऊर्जा है जो अंदर डोमेनों को दिशा परिवर्तन करने पे नष्ट हो जाती है, और उस क्षति को हम शैथिल्य क्षति या हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। जिन पदार्थों में शैथिल्य क्षतियां कम है, Br और Hc के मान कम है, जो आसानी से चुंबकित या विचुंबकित हो जाते हैं, जिनमें डोमेनों की दिशा बदलना आसान है, उन्हें हम मृदु चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और मृदु चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल हम ट्रांसफार्मर की क्रोड और विद्युत मशीनों, मोटर और जनरेटर, इनके चुंबकीय परिभाग जहां प्रत्यावर्ती उत्तेजन होता है वहां करते हैं। वहीं जिन पदार्थों में Br और Hc अधिक है वो पदार्थ स्थायी चुंबक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि Br अधिक होने पर ऐसा पदार्थ चुंबकित करने पर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व बड़ी मात्रा में रखेगा, और इसे समाप्त करने के लिए निग्रह बल की भी हमें आवश्यकता अधिक होगी। तो एक स्थायी चुंबक के लिए Br और Hc का गुणनफल सबसे महत्वपूर्ण परिचय होता है। तो शैथिल्य वक्र की आकृति अगर छोटी है, Br Hc के मान कम है, आंतरिक क्षेत्रफल कम है, तो ऐसे पदार्थ मृदु चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जिनमें शैथिल्य पाश अधिक आंतरिक क्षेत्रफल रखता है, Br और Hc के मान अधिक होते हैं, वो कठोर चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ BH शैथिल्य वक्र की आकृति पदार्थ के चुंबकीय गुणों को बताती है कि वो मृदु चुंबकीय पदार्थ है या कठोर चुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न है कि स्थायी चुंबक हेतु हम किस तरह के पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, सही विकल्प है, लेकिन जरा दूसरे विकल्पों की भी पहचान कर लेते हैं। मृदु लोहा या सॉफ्ट आयरन उच्च पारगम्यता का अतिशुद्ध लोहर रूप है, जिसका इस्तेमाल हम दिस्त धारा उत्तेजन में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने में करते हैं। ये आसानी से चुंबकित विचुंबकित हो जाता है, इसलिए स्थायी चुंबक हेतु मृदु लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अधिकांश पदार्थ अनुचुंबकीय प्रवृत्तियां प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वो चुंबकीय पदार्थ हैं जिनका चुंबकीय प्रेरण का मान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हवा से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, और इस तरह के एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ कोई विशेष तकनीकी उपयोग नहीं रखते हैं। वहीं जो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो पदार्थ हैं जिनमें चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हवा से थोड़ा सा कम हो जाता है, और कॉपर, सिल्वर जैसे ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनके भी कोई विशेष तकनीकी उपयोग नहीं है। हम लोहा, निकेल या कोबाल्ट और इनके जो मिश्र धातु हैं उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिनकी पारगम्यता
हवा की तुलना में बहुत अधिक है और इनमें उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान हवा से कई हजार गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल हम करते हैं और इसी लोह चुंबकीय पदार्थ का एक वर्ग कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जिनमें अवशिष्ट चुंबकत्व Br रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और कोहेसिव फोर्स निग्रह बल का मान अधिक होता है। Br और Hc का गुणनफल इनकी स्थायी चुंबक के लिए उपयोगिता को दर्शाता है और ऐसे पदार्थ एक बार चुंबकित करने पर अपना चुंबकीय प्रभाव बड़े मान का सुरक्षित रखते हैं, जिसे हटाने में हमें विपरीत चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक ताकतवर चाहिए। और जो सबसे प्रचलित कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं वो दो हैं। एक एल्निको स्टील कहलाता है, जिसमें 7% एल्युमिनियम के साथ 15% निकिल और 35% कोबाल्ट के साथ 35% आयरन और 4% कॉपर और टाइटेनियम लगाकर हम एल्निको स्टील बनाते हैं। वहीं एक दूसरे वर्ग को हम कॉपर निकिल आयरन स्टील कहते हैं, जिसमें 60% कॉपर 20% निकिल के साथ 20% आयरन की उपस्थिति है और ये दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं जो स्थायी चुंबक बनाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? माइकल फैराडे के नियम है, जब किसी चालक या कुंडली के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर चालक स्थिर रहते हुए चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से होते हैं तो उन्हें हम स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और उसकी दिशा हम लेंज के नियम से निकालते हैं। और अगर चालक गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर हम तर्जनी अंगुली को, फोर फिंगर को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख लेते हैं, जैसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ दिशा में है, उस दिशा में अगर तर्जनी अंगुली हो और चालक की जो गति की दिशा है यहाँ वो लंबवत ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस गति की दिशा में अगर हम अंगूठा रख लेते हैं तो जो मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल से परिपथ में अगर वो पूर्ण है तो उत्पन्न धारा की दिशा बताएगी। यहाँ हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ को याद करने के लिए अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत तलों में रखकर फादर, मदर, चाइल्ड ये कोड याद कर सकते हैं। यहाँ F चालक में बलपूर्वक जो गति की दिशा आ रही है उस फोर्स को दिखा रहा है। M मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जिसे हम B संकेत से प्रदर्शित करते हैं। और C जो चाइल्ड का हमने यूज किया वो करंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, तो ये प्रेरित धारा की दिशा हो गई है। तो FMC कोड से हम इसे याद भी कर सकते हैं और इस्तेमाल के लिए सबसे पहले तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले लें और हाथ को कलाई, कोहनी या कंधे से मोड़कर अंगूठे को जब हम गति की दिशा में ले जाएंगे तो मध्यमा, सेंट्रल फिंगर प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा बता देगी। अब दूसरे विकल्पों की भी पहचान करते हैं। जो मैक्सवेल के सीधे हाथ का अंगूठा नियम है वो एक सीधे धारावाही चालक का सकेंद्रीय वृत्तों में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। सीधे हाथ के अंगूठा नियम के अनुसार अगर एक सीधे चालक को सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ा गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो चालक के चारों तरफ अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चालक को केंद्र अक्ष मानते हुए सकेंद्रीय वृत्तों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ओरस्टेट का प्रयोग ने सबसे पहले हमें बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का कारण गतिमान आवेश या धारा है या धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। वहीं फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसका प्रयोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की जैसे ही होता है। ये गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जनरेटर एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं बाएं हाथ का नियम एक धारावाही चालक पे विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया से उत्पन्न बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक बार फिर हमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत तलों में रखना है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ N से S अगर बताए और चालक में धारा की दिशा के अनुदिश अगर मध्यमा हो तो अंगूठे की दिशा में धारावाही चालक पे चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाली बल की दिशा आ जाएगी। तो मोटर एक्शन के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं और जनरेटर एक्शन के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों मिलते जुलते नियमों में विरोधाभास ना हो, इसलिए यह माना जा सकता है कि विद्युत का उत्पादन करना अगर एक अच्छा काम है तो उसे अच्छे हाथ, राइट हैंड, दाएं हाथ से करना चाहिए और विद्युत का उपभोग अगर बुरा है तो वो बाएं हाथ के नियम से, उल्टे हाथ से किया जा रहा है। अगला प्रश्न, एक एल हेनरी के प्रेरकत्व में अगर आई धारा हो तो उसमें संचित ऊर्जा का मान क्या है? तो हमें मालूम है कि एक कुंडलित संरचना में जब धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के तल के लंबवत अगर दाहिने हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ा जाए तो कुंडली तल के लंबवत अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और धारा का मान परिवर्तित
परिवर्तित होने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी परिवर्तित होता है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के स्वयं के फेरों से जुड़कर लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कुंडली में धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। तो एक कुंडली संरचना का वह गुण जो स्वयं में धारा के परिवर्तनों का विरोध करती है उसे हम स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। और अगर एक एल हेनरी का स्वयं प्रेरकत्व है और उसमें धारा समय के साथ di/dt दर से बदल रही है तो प्रेरित विभव के बराबर बाह्य स्रोत की वोल्टेज जब आवेश I/dt प्रवाहित करती है तो अल्प समय में किया गया अल्प कार्य यूं निकाला जा सकता है। सरल करने पर यह स्वयं प्रेरकत्व धारा के गुणनफल में धारा में हुआ अल्प परिवर्तन का गुणनफल हो गया है। और कुल किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए जब हमने समाकलन किया तो I के साथ समाकलन गणित की विधि से I²/2 आ जाता है और ये ½ Li² स्रोत की धारा को 0 से I करने पर किया गया कार्य धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में सुरक्षित हो जाता है, संचित हो जाता है। जब कुंडली में धारा बढ़ती है उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा भी बढ़ती है और धारा घटने पर यह संचित ऊर्जा निकास भी करती है। तो किसी एल हेनरी की कुंडली में I धारा के साथ संचित ऊर्जा ½ Li² जूल है। बिल्कुल इसी तरह का सूत्र कैपेसिटर के लिए वोल्टेज के साथ बनता है ½ CV²। तो एक कैपेसिटर स्वयं पे जो संचित आवेश के साथ विभवांतर रखता है वो विभवांतर परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र के रूप में ½ CV² ऊर्जा रखता है और एक स्वयं प्रेरकत्व धारा के साथ बने हुए चुंबकीय क्षेत्र में ½ Li² संचित ऊर्जा रखता है। प्रश्न है एक दूसरी कुंडली में पास की पहली कुंडली में अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स परिवर्तन हो तो इस तरह से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब हम एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का उत्तेजन करते हैं या परिवर्तनशील धारा का उत्तेजन करते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ बदल सकता है और वो फ्लक्स अगर दूसरी कुंडली के फेरों से युजित होता है, जुड़ता है, तो दूसरी कुंडली के फेरों से जुड़ने वाला फ्लक्स जब समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक के कारण दूसरे में इस प्रकार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और हमारा एक उपकरण है ट्रांसफॉर्मर, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ ये समझना भी बेहतर रहेगा कि इस पहली कुंडली में जो स्वयं की धारा परिवर्तन से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है वो स्वयं के फेरों में भी परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव बनाकर स्वयं में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। और उस तरह के एक कुंडली के द्वारा स्वयं में ही उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम सेल्फ इंड्यूस्ड स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं में धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है और एक कुंडलित संरचना का वह गुण जो स्वयं में धारा के परिवर्तनों का विरोध करती है उसे हम स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। वहीं यही गुण जब दो कुंडलियों के बीच में हो तो उसे अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। ये चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और उसके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो इस तरह के जो जनरेटर में गति के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल है उन्हें गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। प्रश्न है हेनरी जो एक मात्रक है वो किस गुण को नापता है। तो एक कुंडलित संरचना में धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और अगर एक धारा परिवर्तनशील हो तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स जुड़ाव ऐसा स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है जो स्वयं में धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है। और इस तरह से एक कुंडलित संरचना में स्वयं के धारा के परिवर्तनों के विरोध करने के गुण को हम प्रेरकत्व कहते हैं। और प्रेरकत्व इंडक्टेंस को नापने की यूनिट हेनरी कहलाती है। प्रेरकत्व और धारिता विद्युत प्रत्यावर्ती परिपथों में धारा प्रवाह को रोकने का काम करती है और उस गुण को हम प्रतिघात कहते हैं। धारिता दो चालक के बीच में परावैद्युतांक माध्यम के साथ बनी हुई संधारित्र संरचना का गुण है जो विभव लगाने पर समान अनुपात में आवेश को धारण करके रखती है और विभव हटाने पे भी वहां आवेश धारित रहता है जिसे हम फैराड इकाई में नापते हैं। और चुंबकीय पारगम्यता माध्यम का वह गुण है जो फ्लक्स को आसानी से प्रवाहित होने का रास्ता प्रदान करती है। तो यहाँ कुंडलित संरचना के स्वयं के धारा में परिवर्तनों के विरोध करने के गुण को प्रेरकत्व कहते हैं और प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो में जो विद्युत धारा के मैग्नेटिक इफेक्ट से संबंधित प्रश्न हैं उनसे चुंबकीय शैथिल्य, गतिक और स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड रूल और स्टेट के डिस्कवरी और मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू रूल और दाहिने हाथ का अंगूठा और हथेली नियम के बारे में जो परीक्षाओं में प्रचलित प्रश्न है वो आपके समझ में आए होंगे। और इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में सटीक सही उत्तर देकर आप अच्छी सफलता पाएं। इन्हीं
इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सारी लर्निंग वीडियो को देखने, सराहने और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।